आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेतन्याहू इस वक्त अमरीकी विजिट पर यही कर रहे हैं और वो जो भी उनके रास्ते में आ रहा है उसको डांट रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इसके यूएस के विजिट के दौरान। पहली मर्तबा यूएस के लॉ मेकर्स ने इसकी स्पीच का बॉयकॉट किया है यूएस कांग्रेस में जॉइंट सेशन में। तो आज हम देखेंगे कि इसके विजिट में क्या हुआ है, किस तरह लोगों ने एहतजाज किया है, कैमला हैरिस ने क्या स्टेटमेंट दी है इजराइल के बारे में जिससे इजरायली तप गए हैं, और ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो चपकलिश चल रही थी उस मीटिंग में दोनों ने क्या बातें की हैं, और ये विज़िट जनरली इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसको रिसीव किया गया पूरे अमेरिका में। तो आजकल बड़े वैसे इंटरेस्टिंग हालात जा रहे हैं पॉलिटिक्स के। पाकिस्तान में भी एक गहमा गहमी पाई जा रही है और यूएस में भी ऐसी गहमा गहमी वैसे यूजुअली इलेक्शन से पहले हुआ करती है, जैसे यूएस में है। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद भी गहमा गहमी नहीं ख़त्म हो रही, तो पता लगता है कि डेफिनेटली इस इलेक्शन में बहुत से मसले मसाइल थे जिसकी वजह से गहमा गहमी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। हालांकि इलेक्शन के बाद यूजुअली गहमा गहमी ख़त्म हो जाया करती है। अब जिस तरह की यूएस में गहमा गहमी देखने को मिल रही है वो बनती है क्योंकि वहाँ पे एक तबाही मची हुई है कि कौन होगा अगला प्रेसिडेंट। जो बाइडेन पीछे हट गए हैं, कैमला हैरिस आगे आ गई हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रही हैं। अगर डिबेट वाइज बात करें, अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग आगे आने वाले दिनों में भी हम ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी और हमारी इकॉनमी पर भी नज़र रखेंगे, और यूएस पॉलिटिक्स जो पूरी दुनिया से रेलिवेंट है उसको तो हम कवर करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे ये व्यूज़ वगैरह नहीं देते क्योंकि यूएस इलेक्शन पर बात कर ली यूएस पॉलिटिक्स में तो वैसे ही वो बड़ी उसका उन्होंने बड़ा उसको रोकते हैं उस ट्रैफिक को। अगर कोई बाहर से कोई बंदा इनकी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करे तो हम तो हैं ही पाकिस्तानी, लेकिन हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि वो जो कीड़ा है ना दिमागी, वो हमें चैन से बैठने नहीं देता, और हम जो हमारा दिल करता है उसको हम डिस्कस करना भी पसंद करते हैं। तो नेतन्याहू ने विजिट किया, क्या ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज हुए ओवल ऑफिस के बाहर। पूरा इनका ये जो पूरा जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं यूएस की, ऐसा एहतजाज इसके ख़िलाफ़ हुआ कि मज़ा आ गया। और इसने स्पीच भी की और मैं हैरान हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर रिपब्लिकन कैंडिडेट्स थे। रिपब्लिकन्स यानी जो ट्रंप की पार्टी वाले हैं वो वैसे ही बड़ा वो कहते हैं वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं और वो कहते हैं हम इसराइल को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जो बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने अभी इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनकी पार्टी के 96 मेंबर्स ने बॉयकॉट किया इसकी स्पीच का। नैन्सी पेलोसी ने इसकी स्पीच को वर्स्ट स्पीच करार दिया कि आज तक हमने जितने भी लीडर्स को बुलाया है अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सबसे पैथेटिक स्पीच इसकी थी। और ये वहाँ पर प्रोटेस्टर्स को गैसलाइट करते रहे, उनकी बैशिंग करते रहे। इसलिए मैंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ख़ुद कहता है नेतन्याहू, खुद कन्फेस कर गया, कहता है कि मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे प्रोटेस्टर्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही उसने जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी कि जी ये ईरान के हमायती हैं, ईरान जैसे कंजर्वेटिव सिस्टम के आप कैसे हमायती हो सकते हो। और उसने इन सब प्रोटेस्टर्स को यूजफुल इडियट्स कहा। और एक प्रोटेस्टर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसकी स्पीच के दौरान भी बैठी हुई थी, राशिदा तालिब। राशिदा तालिब की जो बाकी साथी थी, एओसी, इलान उमर वगैरह, उन सब ने तो बॉयकॉट किया हुआ था। और 96 डेमोक्रेट्स ने हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन लॉ मेकर्स ने किसी इजरायली प्रेसिडेंट का इतने बड़े पैमाने पर बॉयकॉट किया। इससे पहले 2015 में 58 लॉ मेकर्स ने बॉयकॉट किया था और अब तकरीबन डबल 96 लॉ मेकर्स जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ज़्यादातर जिनका ताल्लुक था। और राशिदा तालिब थ्रू आउट पूरी इसकी स्पीच के दौरान उन्होंने वो प्लेकार्ड उठाया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था वॉर क्रिमिनल, और वो थ्रू आउट उन्होंने उसको पकड़े रखा है और नेतन्याहू के सामने। और मुझे उन लॉ मेकर्स के हवाले से हैरानी हो रही थी कि जो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे नेतन्याहू की स्पीच के हवाले से कि उनकी तालियां, उनकी रिसेप्शन ही ख़त्म नहीं हो रही थी। हर बात पे स्टैंडिंग ओवेशन, हर बात पे स्टैंडिंग ओवेशन। और क्या लेवल का प्रोपेगेंडा उन्होंने वहाँ पर अपने वो सोल्जर्स खड़े किए हुए थे, और वो लोग जो हमास की कैद से बचकर आए और अपनी साइड के जो हीरोज़ हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया और अपना जो पॉलिटिकल कद है उसको बढ़ाने की कोशिश की उन लोगों को यूज़ करते हुए। बड़े ही अफसोस की बात है। और किस तरह यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उनको अकोमोडेट किया, इस पूरे आप कह सकते हैं इस पूरे नैरेटिव को किस तरह बढ़ावा देने में मदद की। मेजॉरिटी रिपब्लिकन पार्टी की है और इसके जो स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उन्होंने दावत दी थी। तो रिपब्लिकन्स वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं और वो इजराइल को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं।
America and Israel must stand together. We will win. देखने वाला मंजर था कि नेतन्याहू को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा था, इतनी तालियां, इतने स्टैंडिंग ओवेशन, जैसे वो कोई मतलब वो कोई बड़ी कोई इंसानियत की खिदमत करके आया ना, नोबेल प्राइज़ जीत के आया है कोई पीस के हवाले से। मतलब वो तो कत्लेआम कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ICJ में उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, वॉर क्राइम्स के, जेनोसाइड के, और उसको किस तरह आप वेलकम कर रहे हो। पुतिन पे तो आप पाबंदियां लगा रहे हो कि पुतिन ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, आप उस पर पाबंदियां लगाओ, तो यहाँ पर सेम स्टैंडर्ड रखो ना। ये अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हाल है, ये उनके लॉ मेकर्स, और ये जॉइंट सेशन था जिसमें सेनेटर्स भी थे और कांग्रेसमैन भी थे। ये उनका हाल है जो अमेरिका दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है, डेमोक्रेसी का दावेदार बनता है। वो किस तरह इसको ग्लोरीफाई कर रहा था, इसके वॉर क्राइम्स को। हैरत की बात है, हैरत की बात है वैसे। और एक इसमें इनकरेजिंग एस्पेक्ट ये भी था कि 96 जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इसको बॉयकॉट किया और बड़ा अच्छा सबक सिखाया इसे। तो आप देखें, अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है, हर जगह इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। जहां ये कर रहा था स्पीच, उसके बाहर लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद थी, बड़ी तादाद में लोग थे, और अमेरिका का झंडा भी जलाया गया है। बड़ा वहां पे लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे। तो कैमला हारिस से भी इसकी मुलाकात हुई। वहां कैमला हारिस ने बड़े ही हैरान कुन तौर पर सख्त कलमात कहे, और इजराइल के हवाले से ऐसी टोन देखी गई जो बड़ी रेयर है किसी टॉप अमेरिकन ऑफिशियल की जानिब से। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, इस जंग को अब ख़त्म होना होगा। ऑब्वियसली अपनी स्पीच में सबसे पहले तो उन्होंने हमास को बुरा भला कहा, जो सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स करते हैं कि जी हमास ने ये किया वो किया। उसके बाद हमास को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद वो कहते हैं कि जी इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। फिर इजराइल पे आए, फिर उन्होंने जिक्र किया फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का, गज़ा की बर्बादी का, सारा उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको इनके एग्जैक्ट अल्फाज बताता हूँ। कैमला कहती हैं, वी कैनॉट लुक अवे इन द फेस ऑफ दोज ट्रेजेडीज, वी कैनॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बिकम numb to the suffering, and I will not be silent. Israel has the right to defend itself. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. The images of dead children and desperate hungry people fleeing for safety, sometimes displaced for the second, third or fourth time. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb. वो चूंकि बाइडन की वाइस प्रेसिडेंट है, तो अभी तो वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तर्जुमानी कर रही थी। तो बाइडन की तरफ से उन्होंने कहा कि अमेरिका की आयरन क्लैड सपोर्ट रहेगी इजराइल को, और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू इजराइल है, लेकिन हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एक सीज फायर प्लान पर काम कर रही है, और हम पूरी तरह से कोशिश करें कि अब इस जंग का खात्मा हो। उन्होंने फेजेस में वो पूरा सीज फायर प्लान बताया कि हम नेतन्याहू के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और बाद में जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनसे भी डिस्कस किया जाएगा। ये कतर वगैरह में जो टॉक्स होती हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि पहले स्टेज में खैमा बस्तियों से इजरायली ट्रूप्स को निकलना होगा, और उसके बाद ग्रेजुअल विड्रॉल होगा इजरायली फोर्सेस का पूरे गजा से, और इसके साथ साथ ही हॉस्टेजेस की रिहाई और फ़लस्तीन की रिहेबिलिटेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं कि जहां पर फ़लस्तीनी लोग अपने राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकें डिग्निटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ। और उन्होंने कहा कि अमेरिका एक सिक्योर इजराइल चाहता है इस जंग के बाद, और साथ ही इस जंग के खात्मे से फ़लस्तीनियों की सफरिंग का भी खात्मा होना चाहिए, यानी ग्रेजुअल विड्रॉल, एक सेफ इजराइल, और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादी मिल जाए। और उन्होंने कहा कि हमने नेतन्याहू को ये पैगाम दे दिया है कि इट इज़ टाइम टू गेट दिस डील डन। सो टू एवरीवन हु हैज़ बीन कॉलिंग फॉर अ सीज फायर एंड टू एवरीवन हु यर्न्स फॉर पीस, आई सी यू एंड आई हेयर यू। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर तनकीद बहुत ज़्यादा होती है इसी हवाले से कि एक तरफ तो आप इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और उन पर तनकीद भी करते हो। ये आपका डुअल स्टैंडर्ड है कि जितनी ज़्यादा मिलिट्री एड आपने पहुंचाई है और आपने इनेबल किया है इजराइल को, जो उसने बर्बरियत वाले एक्शंस लिए हैं गज़ा के अंदर, अमेरिका ने इनेबल किया है। और फिर अमेरिका पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जब वो देखता है कि एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, फिर थोड़ी सी सख्त टोन का भी इस्तेमाल करता है।
और इस पर मैं देख रहा था अमेरिका के कुछ चैनल्स पर बड़ा तबसरा हो रहा था कि कैमला हारिस ने ऐसी टोन का इस्तेमाल क्यों किया, क्या वो अभी से ही अपने आप को सदर समझना शुरू हो गई हैं? अभी तो उनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया, अभी तो इंडोर्स किया है, तो अभी से ही ऐसी टोन क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि वो यहाँ पर बाइडन को बाईपास शायद करना चाह रही हैं और इसके ज़रिए वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। और शायद उनके जहन में है कि बाइडन की कम सपोर्ट की एक बहुत बड़ी वजह यही है जो इन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, लिहाजा मैं एक ऐसी लीडर के तौर पर इमर्ज हूँ जो कि इंसाफ की बात करती है। तो कैमला ने यहाँ पर अच्छा प्ले किया, वैसे मैं कहूँगा एक डेंजरस प्ले यहाँ पर किया, लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स की है। और उसके बाद इनकी मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें नेतन्याहू के हवाले से, तो पिछले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। क्या मतलब ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, लेकिन 2-3 सालों से ये खबरें आ रही थी कि इनके ताल्लुकात इतने कुछ अच्छे नहीं हैं। ट्रंप ने कुछ ऐसी कलमात भी कहे हुए इनके बारे में, नेतन्याहू के बारे में, तो इससे थोड़ी चपकलिश बढ़ गई थी। और ट्रंप को ये भी गुस्सा था कि नेतन्याहू क्यों नहीं बोला 2020 के इलेक्शन में। ट्रंप साहब समझते हैं जो धांधली हुई थी इसने क्यों एक्नॉलेज कर लिया प्रेसिडेंट बाइडन की विक्ट्री को। तो इस पर भी कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन ये मिले हैं फ्लोरिडा में और यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। यहाँ पर एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि नेतन्याहू क्यों मिल रहा है अब अमेरिका के जो ये कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, उसका मकसद यही है कि जो भी जीते उसके साथ वो बना के रखे और पॉलिसी पर वो इजराइल की जो पॉलिसी है अमेरिका की, उस हवाले से इन लीडर्स को एक पेज पर लाए, अपने पेज पर लाए। तो ये नेतन्याहू की भी एक पॉलिटिक्स है कि यूएस में जाकर वो टॉप लीडर से मिल रहा है, चाहे वो डेमोक्रेट्स के हों चाहे रिपब्लिकन पार्टी के हों। वो कैमला हारिस बाइडन से भी मिले हैं और इसके साथ ही वो ट्रंप से भी मिले हैं। मतलब ट्रंप की पॉलिटिकल पावर का भी उन्हें अंदाज़ा है कि ट्रंप भी जीत सकता है, तो इससे भी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ट्रंप की तारीफ भी की कि ट्रंप ने अपने दौर में जो जो इकदामात किए थे इजराइल के लिए, मतलब ट्रंप ने वाकई क्या कुछ नहीं किया। अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, अरब दुनिया के बहुत से ममालिक जैसे यूएई जिनमें सर फहरिस्त था उनकी दोस्ती कराई इजराइल से, सऊदी अरब की दोस्ती के लिए राह हमवार की। इसके अलावा ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने अमेरिकन एम्बेसी को यरूशलेम में मुंतकिल कर दिया और उसको ट्रंप के दौर में इजराइल का कैपिटल कहा जाना शुरू हो गया, यरूशलेम को। और इसके अलावा इजराइल ने गोलान हाइट्स पर जो कब्जा किया था, सीरिया की तरफ जो इलाका है, उसको भी ट्रंप ने रिकग्नाइज किया था। इजराइल के काफ़ी प्लान्स को ट्रंप ने रिकग्नाइज और सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड किया था। और इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको तोड़ दिया था इजराइल की मर्जी के साथ। इजराइल बड़ा खुश हुआ था जब ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ी थी 2018 में। तो ये बड़े ऐसे इकदामात हैं और रिपब्लिकन पार्टी ने हमेशा ही बड़ा सपोर्ट किया इजराइल को। और ये जो इसके खिताब के दौरान जो लॉ मेकर्स नहीं आए वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, वो डेमोक्रेट्स थे। और रिपब्लिकन्स तो तालियां बजाते खुश ही नहीं हो रहे थे, रिपब्लिकन्स तो इतने ज़्यादा खुश थे। लेकिन ट्रंप से इनकी चपकलिश की इतलात थी जो इस मुलाकात में ट्रंप के मुताबिक हमने इसको ओवरकम कर लिया, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। और कैमला हारिस पर तनकीद की ट्रंप साहब ने, जो कैमला हारिस ने बयान दिए ना जंग बंदी से रिलेटेड और थोड़ी सी क्रिटिसिज्म किया इजराइल की। ट्रंप ने कहा कि ये बड़ी ही अफसोस की बात है जो स्टेटमेंट दी है कैमला हारिस ने। आई थिंक हर रिमार्क्स वर डिसरिस्पेक्टफुल। ट्रंप साहब कहते हैं कि इजराइल की तरफ ये बड़े डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स थे और इजराइल के कुछ मिनिस्टर्स ने भी इनको जवाब दिया कैमला हारिस को। तो एक तरफ ये इजरायली प्रेशर है और कुछ लॉबीज़ हैं जो इजराइल के हक में होती हैं। एक उनका प्रेशर होता है इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को और दूसरा अपनी अवाम की पल्स को भी देखना होता है। अवाम की पल्स तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल हुई पड़ी है। वही जैसे कैमला हारिस ने खुद कहा कि जो तस्वीरें आ रही हैं बच्चों की, जो बड़ी ही अफसोसनाक पिक्चर सामने आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उससे कौन कैसे सपोर्ट कर सकता है कोई। लेकिन अब अमेरिका में भी बड़े लेवल पर एक तब्दीली देखी जा रही है और वो इस सफरिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। खुद यूएस की वाइस प्रेसिडेंट भी अब आवाज़ उठा रही हैं जो कि अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। इनकी बाइडन से भी मुलाकात हुई है और सीज़ फायर प्लान के हवाले से डिस्कशन हुई है और नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपनी एक नेगोशिएशन टीम भेजेंगे। अब ये जो सीज़ फायर के हवाले से नेगोशिएशंस होनी है ये मोस्ट प्रोबेबली रोम में होंगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं अमेरिका में, सख्त एहतजाज का सामना कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स उनका बॉयकॉट कर रहे हैं 96 के करीब, और सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं। जहां वो जाते हैं वहाँ पर पब्लिक इनकी बैशिंग कर रही है, यूएस गवर्नमेंट की बैशिंग हो रही है कि क्यों इसको होस्ट किया जा रहा है। और अमेरिकन लॉ मेकर्स की तरफ से भी ये हीट फील कर रहे हैं इस बार नेतन्याहू। तो
तो इनका जो सबसे बड़ा एलाय और सपोर्टर है अमेरिका, उसके लॉ मेकर्स इसको टफ टाइम दे रहे हैं अमेरिका में। और लॉ मेकर अमेरिका में सबसे ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल शख्सियत होता है। लॉ मेकर अगर कुछ करता है तो वो एक हेडलाइन बनती है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ अगर कुछ करता है या चीफ जस्टिस करता है तब हेडलाइंस बनती हैं। अमेरिका में लॉ मेकर की बड़ी पावर होती है। पाकिस्तान में यानी पीएम वगैरह का इतना नहीं होता, पीएम तो रुला होता है डेली बेसिस पर, और पाकिस्तान में लॉ मेकर्स की तो कोई वैसी इज्जत नहीं है। बाकी मुल्कों में समझी जाती है क्योंकि लॉ मेकर्स लोगों के वोट से मुंतखब होकर आते हैं और लोगों के हिसाब से कानून साजी करते हैं, इसलिए उनकी इज्जत होती है कि उन्होंने लोगों की बात सुननी है और उस हवाले से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कानून साजी और ये वो उस पर काम करना है, तो इसलिए उनकी इज्जत होती है। और यही होना चाहिए, यही एक डेमोक्रेसी का तरीका है, यही सिस्टम होना चाहिए कि जिसके पास लोगों की ताकत है उसी की इज्जत होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। तो अब देख लें वहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कुछ लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया नेतन्याहू को, और उसकी एक मेन वजह पब्लिक एंगर है। साफ नज़र आ रहा है अमेरिका में देखा जाता है कि पब्लिक क्या कह रही है और क्या नहीं। बड़े बड़े डिसीजंस पब्लिक के आगे रोक दिए जाते हैं, बेशर्मी का लाजवाल मुजाहरा नहीं किया जाता, पब्लिक प्रेशर को जहन में रखा जाता है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू इस वक्त एक डिफेंसिव पोजीशन लेने पर मजबूर है अमेरिका के अंदर, और उनको वो यूज़फुल इडियट्स कह रहे हैं इन प्रोटेस्टर्स को, और वो इस वक्त डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अंदर अपनी सपोर्ट तलाश कर रहा है। और वो ना सिर्फ रिपब्लिकन से मिल रहा है बल्कि डेमोक्रेट से भी मिल रहा है, दोनों के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मिल रहा है, ताकि पॉलिसी पर उनको एतमाद में लिया जा सके और यूएस जैसे स्ट्रॉन्ग एलाई की सपोर्ट को बरकरार रखा जा सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका में इस इलेक्शन के बाद इस तरह की सपोर्ट रहेगी इजराइल को, जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी पास्ट में तनकीद की हुई है। ट्रंप ने भी जंगबंदी पर जोर दिया है, वैसे मैं ये बताना भूल गया, ट्रंप ने भी जंगबंदी पर जोर दिया। तो ट्रंप के पास्ट के कुछ पैटर्न्स को देखते हुए जिसमें वो फौरन जंगों को इतना सपोर्ट नहीं करते, और कैमला हारिस की तनकीद, यानी दोनों तरफ से एक मुश्किल सूरत हाल इजराइल के लिए। आप इस सूरत हाल के हवाले से क्या समझते हैं कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, चाहे वो कैमला हारिस की हो या ट्रंप की हो, क्या वो नेतन्याहू को कोई टफ टाइम देंगे या नेतन्याहू की जो लॉबी है वो जीत जाएगी और अमेरिका उसी तरह इजराइल को रिलेंटलेस सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।